एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वी जनरेट फियर्स व्हाइल वी सिट। यानी कि बैठे बैठा बड़े बुजुर्ग अपने बोलते ना, वेला दिमाग शैतान का घर या खाली दिमाग शैतान का घर। तो वही रीजन है कि अगर हम आइडली बैठेंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो हमारे में अंदर फियर्स जनरेट होंगे, किसी ना किसी चीज का डर। अब जब तक आप कोई काम करते नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं है कि आप वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जब पेरेंट्स भी आपको इसी काम को लेकर अगर डर रहे हो तो वो भी यही समझाते हैं कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप कैसे पता चलेगा। तो अगर हमें अपने डर को ओवरकम करना है तो हमें उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, वी ओवरकम देम बाय एक्शंस। हम एक्शंस के जरिए अपने डर के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी अपने डर के ऊपर काबू पाते हैं और टारगेट करते हैं SSC CGL 2024 with reading comprehension and practice exercise. ISRO should help everyone enjoy the fruits of its new science mission. बोल रहे हैं इसरो ने जो अपना नया साइंस मिशन किया है उसका जो फल है वो सभी को एंजॉय करने देना चाहिए। यानी कि उसके रिजल्ट्स जो अच्छे हमें मिले हैं वो सबके साथ में उसको शेयर करना चाहिए। On January 6 evening, a stream of commands transmitted by scientists and engineers, बोल रहे हैं जनवरी 6 शाम की बात है, जब स्ट्रीम यानी कि एक प्रवाह, एक लंबी कतार कमांड्स की ट्रांसमिट की गई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स द्वारा। कहाँ से? ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, वर ट्रांसलेटेड बाय अ कंप्यूटर ऑन बोर्ड द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। जो कि कहाँ को ट्रांसमिट किए गए? एक कंप्यूटर के ऊपर जो कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के ऊपर था। स्पेसक्राफ्ट इनटू मैनूवर्स that guided it into orbit around an imaginary point in space. मैनूवर्स मतलब वो एक ऐसी पोजीशन पे था जहाँ पे डायरेक्शन और पोजीशन जो उसका स्किलफुली प्लान्ड होता है ना, उसको बोला जाता है मैनूवर्स। तो वो एक ऐसी पोजीशन पे था आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, उसको फिर और गाइड किया गया एक पोजीशन पे पर्टिकुलर इमेजिनरी ऑर्बिट में, स्पेस में, कि आपको इस ऑर्बिट में घूमना है, इस ऑर्बिट में आपको गति करनी है, ये उसको बताया गया। Thus, आदित्य L1 reached its destination around the L1 Lagrange point, और इसी की मदद से आदित्य L1 जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाया। और कहाँ पे पहुंच पाया वो? जो उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? L1 Lagrange point, from where it will have an unfettered view of sun for its expected lifetime of 5 years. और यहाँ से उसको क्या दिखने वाला है? अनफेटर्ड। अनफेटर्ड मतलब निर्बाध, यानी कि बिना किसी बंधन के, बिना किसी रुकावट का। यानी कि जैसे आपको पता है कि सारे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द गति करते हैं। अब अगर हम धरती से देखेंगे तो हो सकता है कभी हमारे इर्द गिर्द मून गति करता है, तो जब बीच में मून आ जाता है तो एक प्रकार का एक्लिप्स फॉर्म होता है। ठीक है, और दूसरे प्लैनेट्स से बीच में आ सकते हैं। तो वो एक ऐसे पॉइंट पर है, लाग्रांज पॉइंट्स पे है, जहां पे 5 साल तक के लिए उसको स्पष्ट क्लियर सन का व्यू दिखाई देगा। यानी कि बीच में उसके कोई भी और प्लैनेट नहीं होगा। आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेशन करना मतलब देखना, केवल ऑब्जर्व करना, दर्शन करना और फिर उसको समझना, एनालाइज करना। तो उस क्लास का सोलर मिशन है। दैट विल स्टडी द सन विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि सूरज को 7 उपकरणों की मदद से स्टडी करेगा। VELC नाम का एक उपकरण है जो कि क्या है? कोरोनाग्राफ। तो उसको बोलता है ये कोरोनाग्राफ है टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फेयर, जो कि सूरज के एटमोस्फेयर की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, उसको देखेगा। सूट SUIT एंड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये UV टेलीस्कोप है, उसको देखेगा कितने फ्लेयर्स उसमें से आते हैं, कितना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहा है, शायद ऐसा कुछ उसने स्टडी करना हो। सोलेक्स एंड हेलियोस टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन। ये सोलेक्स और हेलियोस क्या करेंगे? सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करेंगे और कोरोनल मास को स्टडी करेंगे, जो इजेक्ट किया जाता है, यानी कि उत्सर्जन जिसका होता है। ASPEX एंड PAPA टू स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा, और ये दोनों क्या उपकरण स्टडी करेंगे? सोलर विंड और प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। and a set of digital magnetometers to measure properties of the magnetic field around the spacecraft.
और एक डिजिटल मैग्नेटोमीटर लगाया गया है जो कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के इर्द गिर्द कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, उन चीज़ों को स्टडी करेगा। इसरो पिक द L1 Lagrange point 1.5 million kilometer from Earth in the Earth-Sun direction and one of 5 Lagrange points in the Earth-Sun system। बोल रहे हैं इसरो ने L1 Lagrange पॉइंट चुना जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है अर्थ से, और अर्थ सन डायरेक्शन में एक पॉइंट है, क्योंकि अर्थ और सन के जो सिस्टम है, अर्थ और सन के बीच का जो एरिया है उसमें 5 लाग्रांज पॉइंट्स हैं, उनमें से एक है L1 लाग्रांज पॉइंट। बिकॉज क्यों चुना इसको? बिकॉज द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टू बॉडीज इंटरैक्ट सच दैट अ स्मॉलर बॉडी हेयर विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट टग टुवर्ड्स आइदर। बोल रहे हैं अब एक टग ऑफ वॉर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ रस्सी होती है और बीच में एक हैंडकरचिफ या कुछ बांध दिया होता है, पट्टा टैग, और उसको आपको इस लाइन के दोनों तरफ खींचना होता है। ठीक है, अब आपको पता है अर्थ की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और सूरज की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन दोनों फोर्सेस के बीच में होएगा तो दोनों तरफ से ये बॉडीज जो है अर्थ और सन ये अपना अपना जोर लगाएंगी, टग लगाएंगी, अपनी अपनी तरफ जोर लगाएंगी कि उसको अपनी तरफ खिंचाव कर सके। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि ये पॉइंट इसलिए चुना गया क्योंकि दोनों बॉडीज का यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस तरीके से इंटरैक्ट करता है कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट, छोटी बॉडी वहां पे हो, इस पॉइंट पे हो, तो उसका दोनों तरफ से जो खिंचाव है वो उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। यानी कि दोनों का जो खिंचाव है वो इस तरीके से हो जाएगा कि वो बॉडी ना सूरज की तरफ को खींची चली जाएगी ना धरती की तरफ को। सो आदित्य L1 कैन स्टे एट L1 व्हाइल एक्सपेंडिंग लिटिल फ्यूल। इस वजह से आदित्य L1 जो है L1 पॉइंट पे बहुत कम फ्यूल खर्च करके रह सकता है। इट्स साइंटिफिक मिशन विल बिगिन इन अ मंथ और सो। इसका जो असली मिशन है वो 1 महीने में शुरुआत कर सकते हैं। वंस इट्स थ्रस्टर्स एमिशन ड्रिफ्ट अवे, जब एक बार इसके जो प्रोपेलर्स हैं उनमें से जो एनर्जी एमिट हो रही है ना वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में ये अपना मिशन स्टार्ट करेगा। एज सच आदित्य L1 सप्लीमेंट्स इंडिया स्टोरिड हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग द सन। बोल रहे हैं अपने आप में आदित्य L1 जो है वो इंडिया की जो कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है किस चीज की, सन को ऑब्जर्व करने की, उसका सप्लीमेंट है, यानी कि उसका अगला हिस्सा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, पूरक है उसका। डेटिंग बैक टू द कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, और ये कब से शुरुआत हुई थी? जब कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी उस टाइम से, विच कमेंस्ड ऑपरेशंस इन 1901, जिसने अपना जो ऑपरेशंस है उसकी शुरुआत 1901 में करी थी। बाय लॉफ्टिंग इट इनटू स्पेस, जब उसने अपलिफ्ट करा किसको, इसको स्पेस में भेजा तब। इट ऑल्सो फॉलोज द एक्सपोसैट मिशन, और ये एक्सपोसैट मिशन की तर्ज पर किया गया है। लॉन्च्ड ऑन January 1 टू बिकम ओनली द वर्ल्ड सेकेंड एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, जो कि जनवरी 1 को लॉन्च किया गया था, जो कि दुनिया का दूसरा एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट था। एंड 8 years आफ्टर एस्ट्रोसैट, और एस्ट्रोसैट जो एक सैटेलाइट लॉन्च किया उसके 8 साल बाद किया गया होगा। तो पहला कौन सा था? एस्ट्रोसैट। दूसरा कौन था? एक्सपोसैट। विच रीच्ड सेवरल हाइज ऑफ इट्स ओन, जिसने अपने आप में कुछ अलग ही तरीके के मकाम हासिल कर लिए, कुछ अलग ही तरीके के अपने तरीके के हाइज हासिल किए। An important issue with such achievements is public perception। अब ऐसे अचीवमेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक ओपिनियन होता है वो होता है पब्लिक का नजरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल while आदित्य L1 and एस्ट्रोसैट आर बिग स्ट्राइड्स फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत ऊंची छलांग है अगर हम हिंदुस्तान के नजरिए से देखें। दे पेल इन कंपैरिजन टू द इमेजिंग एबिलिटीज ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, लेकिन अगर हम इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से उसके कंपैरिजन में अगर रखें तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं, उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। विच इज ऑपरेटेड बाय 3 स्पेस एजेंसीज, जिनको की 3 अलग अलग स्पेस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। येट many continue to expect the Indian spacecraft to capture high-res photographs of the cosmos and are disillusioned when it does not। बोल रहे हैं लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं, कई सारे
कंट्रीज हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के स्पेसक्राफ्ट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाई रेस मतलब कि हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी की फोटोग्राफ्स लेगा कॉस्मोस की, ठीक है, और डिसइल्यूजन्ड व्हेन इट डज नॉट, और उनका भ्रम टूट जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है, उनको मायूस कर दिया जाएगा अगर ऐसा करने में हिंदुस्तान विफल हो जाता है तो। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सेटिंग असाइड द फैक्ट दैट नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर इमेजर्स, और इस तथ्य को अलग रखते हुए कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इस स्पेस सैटेलाइट में आदित्य L1 में लगाए गए हैं वो सारे के सारे इमेजर्स नहीं है, वो सारे के सारे इमेज कैप्चरिंग नहीं है, ठीक है। इस तथ्य को अगर हम दूर भी रख दें तो भी इंडिया से ये इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन कर पाना और कि अगर हम कुछ चीज़ करने में विफल हो जाए तो किसी का भ्रम टूट जाए या किसी की आशा निराश हो जाए, ये चीज़ सोचना बहुत गलत होगा, ये चीज़ बहुत अनफेयर होगी। इसरो कैन डू मोर, इसरो और भी बेहतर कर सकता है। टू, by expanding its own and its collaborating institutes public outreach efforts, बोल रहे हैं कैसे कर सकता है, अगर वो और ज़्यादा विस्तार करे, किस चीज़ का, अपने आप का विस्तार करे, और जो इसका दूसरे इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन है उनको और ज़्यादा बढ़ाए, उनको और ज़्यादा विस्तार करे। सच एज बाय होस्टिंग ओपन डेज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशंस एंड कमिशनिंग साइंस कम्युनिकेशन ऑन न्यू रिजल्ट्स एट रेगुलर इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि वो ओपन डे मतलब होता है कि जिस दिन जनरल आम जो सिविलियन पब्लिक है वो वहाँ पे एंटर कर सके और देख सके, चीज़ों को समझ सके, बच्चों के लिए हो सकता है होस्टिंग यहाँ पे की जा सके, तो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। फिर कुछ साइंस कम्युनिकेशन लोगों के साथ में करें, ठीक है। और कैसे नए नए जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, नए नए जो चीज़ें हमने डेवलप करी हैं, कुछ भी नया ऑब्जर्वेशन करा है, उनके ऊपर समय समय पर रेगुलर इंटरवल्स पे कम्युनिकेट किया जाए, जनता को बताया जाए, तो इससे इसरो अपना जो विस्तार है वो और ज़्यादा कर सकता है। एवरीवन शुड बी एबल टू सेलिब्रेट अ न्यू हाई, हिंदुस्तान के हर एक निवासी को अधिकार है कि हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी अचीवमेंट हो तो उसको वो सेलिब्रेट कर सके, बट स्पेशली द पीपल एट लार्ज, लेकिन खास तौर पे आम जनता का अधिकार है। सो इसरो शुड ऑल्सो कंसिडर इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स ऑन मिशंस दैट फीड पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसीलिए इसरो को ऐसे कंपोनेंट्स भी मिशन में लगाने चाहिए, शामिल करना चाहिए जिनका जनहित में भी अच्छा इंटरेस्ट हो, लोगों का इंटरेस्ट हो, जनहित में हो। ऑल दीज एफर्ट्स विल रिक्वायर फंड्स, और ऐसे सभी प्रयासों के लिए फंड्स की जरूरत है। बट कंसिडरिंग द लव इसरो हैज़ बिन गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लेट, लेकिन अभी की सरकार से जो प्रेम इसरो को मिल रहा है, इट माइट जस्ट बी अ मैटर ऑफ आस्किंग, तो ये केवल ऐसा हो सकता है कि बस इसरो को मांगने की जरूरत है, सरकार झट से उनके लिए हाजिर हो जाएगी, ऐसा देखने में लग रहा है कि तो फंड्स भी एक बड़ी परेशानी नहीं होएगी, अगर इसरो मांगेगा तो उनको मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आदित्य L1 मिशन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, कि आदित्य L1 मिशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो उसका मेन पर्पस सूरज को स्टडी करना ही है। टू कंडक्ट अ डिटेल जियोलॉजिकल सर्वे ऑन अर्थ सरफेस, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई डिटेल सर्वे नहीं करना उसको। To study the sun using 7 different instruments, including a coronagraph and an ultraviolet imaging telescope. Option B is correct. To explore the possibility of life on other planets. ये आदित्य L1 का मिशन नहीं है ना, आदित्य मीन्स ही सूरज होता है, और L1 जो L1 लाग्रांज पॉइंट है उसको दिया गया है तो इनकरेक्ट है। टू मैप द ग्रेविटेशनल फोर्सेस विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी, ये भी इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why was L1 Lagrange point chosen as the destination for the Aditya L1 spacecraft? तो L1 Lagrange point क्यों चुना गया? क्योंकि सूरज और धरती के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो यहाँ पे नलिफाई हो जाएगा, वो इस तरीके से होएगा कि वो जो आदित्य L1 है वो कम फ्यूल खर्च करके भी इस पॉइंट के ऊपर टिका रहेगा। दूसरा, यहाँ से अगले 5 साल के लिए उसको सूरज का डायरेक्ट क्लियर अनइंटरप्टेड विजन दिखेगा, ठीक है। इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट इन द स्पेस टू द इन स्पेस टू द अर्थ अलाउइंग फॉर इजी कम्युनिकेशन, ये गलत है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट नहीं है अर्थ से वहां तक का, ठीक है, ऐसा नहीं है, और जिसकी वजह से अर्थ से वहां पे कम्युनिकेट करना इजी हो पाएगा, ये मुख्य पर्पस नहीं था। इट ऑफर्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन, करेक्ट है, एंड स्पेसक्राफ्ट देयर एक्सपीरियंसेस मिनिमल ग्रेविटेशनल पुल, करेक्ट है, फ्रॉम द अर्थ एंड सन, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
इट इज ओनली पॉइंट इन स्पेस वेयर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्टडीड इफेक्टिवली। ये गलत है। L1 लाग्रांज पॉइंट जो है वो अर्थ से काफी दूर है, ठीक है, वो सूरज और अर्थ के ऐसे तरह से पॉइंट पर है जहां पे दोनों का उसको ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बीच में रखेगा, स्थिर रखेगा, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को वहां से स्टडी करना इतना इफेक्टिव नहीं होगा। It is a strategic location for the observation of other planets and celestial bodies in the solar system। ये भी incorrect है। Which statement accurately reflects a comparison between India's Aditya L1 mission and the James Webb telescope। तो जो statement जहाँ पे कहा गया कि अगर आदित्य L1 की सक्सेस को हम देखें भी तो इंडिया के लेवल पे तो बहुत बड़ी बात है ना, इंडिया की नज़र से देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, लेकिन अगर हम जेम्स वेब से टेलीस्कोप के सामने इंडिया की इस अचीवमेंट को रखें तो ये काफ़ी फीकी पड़ जाती है, बिकॉज वो काफ़ी क्लियर इमेजेस देता है, ठीक है, यही था पॉइंट। चलिए देखते हैं। आदित्य L1 and James Webb telescope have similar imaging capabilities and are equally celebrated for their high resolution photographs of cosmos। इनकरेक्ट है। आदित्य L1 ने अभी भेजी नहीं है, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज्यादा हाई रेजोल्यूशन भेजेगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। While both Aditya L1 and AstroSat are significant achievements for India, they do not match the imaging abilities of James Webb Space Telescope, correct है, which is operated by a consortium of 3 space agencies। Option B is absolutely correct। आदित्य L1 सरपास नहीं करता है, वो उससे आगे नहीं है, उससे ऊपर नहीं है, इसके बारे में और अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ लोग उम्मीद जरूर कर रहे हैं, बट ये इनकरेक्ट है। द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इसरो एंड 2 अदर स्पेस एजेंसीज। ये इनकरेक्ट है। 3 एजेंसीज का ये कोलैबोरेशन जरूर है, बट इसरो उसमें शामिल नहीं है। What is suggested in the passage as a way for ISRO to enhance public perception and appreciation of its space mission। तो लोगों के साथ में, लोगों के बीच में इसरो की अचीवमेंट्स का नज़रिया जो है वो बदलने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए क्या सजेशन दिया गया कि ओपन डे रखा जाए, पहला सजेशन तो ये था, और रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी डेवलपमेंट्स को लोगों के साथ में शेयर किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है, जिससे कि जनता के अंदर इसके बारे में और जानकारी बढ़े और ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हों, जिज्ञासु हों, ठीक है। चलिए, लिमिटिंग द पब्लिक्स एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग टू ओनली दोज मिशंस दैट हैव अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन। कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम रखो, उनको कम उम्मीद दिलाओ और केवल उन मिशंस की तरफ ध्यान दो जिनका ग्लोबल रिकॉग्निशन है, यानी कि जो दुनिया में किए जा चुके हैं, जो लोग, दुनिया के लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं, वैसे मिशंस को करो। ऐसे इनकरेक्ट है। Focusing solely on technological advancements and ignoring the need for public outreach and communication, incorrect है। Expanding public outreach efforts, ठीक है, विस्तार करना चाहिए पब्लिक तक पहुंचने का, उनको और ज़्यादा जागरूक करने का, such as hosting open days, जैसे कि होस्टिंग ओपन डेज किए जाए, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशंस, कुछ मिशंस के ऊपर फोकस करते हुए, एंड रेगुलरली कमीशनिंग साइंस कम्युनिकेशन, और लगातार साइंस कम्युनिकेशन मतलब साइंस की बातें लोगों तक पहुंचाई जाए, ऑन न्यू रिजल्ट्स कि हमने नया क्या अचीव करा है, क्या नया रिजल्ट हमें देखने मिला है, टू बेटर एंगेज एंड इन्फॉर्म द पब्लिक, जिससे कि लोग एंगेज रहे, जुड़े रहे और इन्फॉर्म्ड रहे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन्वेस्टिंग ओनली इन मिशंस दैट गारंटी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ऑफ कॉस्मोस। तो कॉस्मोस का जरूरी नहीं है कि हम इसके बाद में और ज्यादा मिशंस करेंगे, हो सकता है कि हम यहाँ पे स्टॉप कर दें, हो सकता है हम दूसरी तरफ डाइवर्ट करें, हो सकता है हम करें, ठीक है, तो केवल उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहना बहुत गलत हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। What is the tone of passage regarding ISRO's recent achievements and future prospect? तो काफी पॉजिटिव था, है ना, कि बोला कि हाँ बहुत अच्छा अचीव करा है और लोगों के साथ में अपनी हर अचीवमेंट को शेयर करना चाहिए और हिंदुस्तान और भी बेहतर कर सकता है, तो ये काफी ऑप्टिमिस्टिक था, तो पेसिमिस्टिक नहीं था, क्रिटिकल नहीं था, न्यूट्रल और इन्फॉर्मेटिव भी नहीं था, ऑप्टिमिस्टिक एंड एनकरेजिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर।
ठीक है। द जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ वॉज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। तो एक जापानीज आर्टिस्ट है यो नगाओ, जो कि दीवार के ऊपर कुछ कलर्स कर रहे थे। स्प्लैश करना मतलब छींटे मारना, ठीक है, पानी को जैसे छिड़कते हैं ना, वैसे स्प्लैश कर रहे थे। तो कलर्स के साथ, जब हम बोल रहे हैं ना कलर्स से दीवार को रंग रहे थे, तो कलर्स का मतलब होता है कलर्स के साथ। तो यहाँ पे फ्रॉम की बजाय क्या आएगा, विद कलर्स, विद कलर्स, ना कि फ्रॉम कलर्स। कलर्स के साथ में मतलब होता है विद कलर्स। स्प्लैशिंग द वॉल वॉज बिजी, फ्रॉम कलर्स की बजाय विद कलर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लीज टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज गेस्ट को 6ठे फ्लोर पे ले जाइए। सो द गेस्ट शुड बी टुक, यहाँ पे शुड बी टेकन अगर होता तो कंसिडर कर सकते, शुड बी टुक नहीं आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। His school was 7 kilometer away from his house. उसका स्कूल 7 किलोमीटर दूर था उसके घर से। I wondered how he covered so long distance daily on foot. तो जब आप इतने लंबे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो आपने चल के करना है तय, तो उसके बाद उसके जगह पे क्या प्रयोग होता है, सच प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो क्या आएगा, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट। So long the distance, no improvement, such long distance, such a long distance. Option D is correct. India is the second largest dash of cotton in the world. क्रिएटर मतलब कुछ रचनाकार, किसी ने कुछ चीज की सृजन किया है, रचना करी है। तो इंडिया क्रिएटर नहीं है कॉटन का। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, तो हम उत्पादक हैं। ग्रोअर बेसिकली किसान को बोला जाता है जो कुछ उगा रहा हो, उगाने वाले को बोला जाता है। अगर हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉटन ग्रोअर्स, ठीक है, तो बात आ जाएगी ग्रोअर की, कि हमारे पास सबसे ज्यादा कॉटन के किसान हैं। लेकिन हम कॉटन के ग्रोअर नहीं है, इंडिया कोई व्यक्ति नहीं है, कॉटन को उगा नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हम उसको, कुछ तकनीकी उसमें करके उसका निर्माण नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑप्शन बी प्रोड्यूसर इज करेक्ट। अ लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल। एक गहरा डीप पॉट, बड़ा सा गहरा डीप पॉट, जिसको हम ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम सर्विंग वेसल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैसरोल के अंदर रोटियां भी डाल देते हैं कई बार, है ना, और कई होटल्स में आपने देखा होगा कैसरोल के अंदर, ताकि खाना गर्म रहे तो वो दाल वगैरह भी आपको उसी के अंदर सर्व कर देते हैं। सॉस पैन बनाने वाला, स्किलेट जो हम क्या होता है, तवा जो होता है, कॉल्ड्रॉन कढ़ाई, कैसरोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कढ़ाई में भी सर्व नहीं करते आप, अपने देसी घरों को छोड़ के, हम लोग तो कर ही लेते हैं, बट जब आप सर्विंग की बात कर रहे हैं प्रॉपर एक खाने की, तब आप कढ़ाई में सर्व नहीं करते। वो किसमें सर्व, शादियों में बड़े बड़े पॉट से होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसरोल ही तो होते हैं, जिसको हॉट पॉट के ऊपर भी रखा होता है और उसमें से सर्विंग भी चालू होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कैसरोल। सिंस देन, अब सिंस देन तब से, कब से, तो सिंस देन यानी कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ए को एलिमिनेट कर दो। बोइंग हैज रिसीव्ड ओवर 5000 ऑर्डर्स फॉर द एयरक्राफ्ट एंड हैज डिलीवर्ड 371 टू डेट। तब से लेके अब तक बोइंग ने 5000 ऑर्डर्स बोइंग को मिल चुके हैं इस एयरक्राफ्ट के। द पर्टिकुलर बोला जा रहा है ना, तो जिस एयरक्राफ्ट का पहले जिक्र किया गया होगा, और उसने इनमें से 371 ऑर्डर्स डिलीवर भी कर दिए हैं। The Max First started flying commercially in 2017. अब एक Max First करके एक Max नाम का एक एयरक्राफ्ट है जो पहली बार जो कमर्शियली, यानी कि कमर्शियली का मतलब होता है कि पैसे दे के जिसमें सवारियां बैठाई, क्योंकि टेस्टिंग पर्पस से तो फ्लाई कर ही रहा होगा, लेकिन कमर्शियली उसको 2017 से उड़ाना चालू किया गया। Boeing had huge hopes for its 737 MAX aircraft. तो ये पूरा नाम है द मैक्स मतलब वो मैक्स जिसके बारे में पहले चर्चा की गई। बी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। सो बोइंग ने की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से, एंड व्यूड इट एज अ की पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर, और उसको ये अपने फ्यूचर का, भविष्य का एक अहम पहलू के तौर पे देख रहा था। ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें हमें पता लगे कि बोइंग कंपनी के हम विमान 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
However, the company's market value has plummeted by nearly $26 billion since the crash in Ethiopia. बोल रहे हैं इथियोपिया में जो क्रैश हुआ उसके बाद में कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है प्लमेटेड मतलब गिरावट, धड़ाम से गिर जाना, वो $26 बिलियन तक की गिरावट उसकी कंपनी की शेयर मार्केट में आ गई है, कंपनी की मार्केट वैल्यू में आ गई है, इतनी भारी गिरावट। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहा है स्टेटमेंट की, पहले कुछ अच्छा बताया होगा उसके बाद में नेगेटिव कुछ पॉइंट बताया होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सी है, उसके बाद में आएगा बी स्टेटमेंट कि ये पहली बार ये विमान कब उड़ा था 2017 में, क्योंकि बी के बाद में ए सिंस देन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बताया ना 2017, तो उसके बाद से लेकर बोइंग के इतने सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो बी के बाद में ए आएगा, सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर आ रहा है, बी के बाद में ए आ रहा है और लास्ट स्टेटमेंट डी, सी बी ए डी हमारा ऑप्शन सी बी इज करेक्ट। Flowers or leaves woven together in a circle for placing on a coffin or a grave, कि ग्रेव के ऊपर, कॉफिन के ऊपर रखने वाले फूलों को जो एक पिरोया जाता है ना इस तरीके के आकार में, गोल से आकार में। अगर आपने कभी देखा हो न्यूज़ वगैरह में कि जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है तो एक गोल तरीके की माला होती है जो आगे दो जवान लेके चल रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे फूल पत्तियां और फूल और पत्तियां पिरोए गए होते हैं। तो वो हार वाली माला नहीं होती जो हम नॉर्मली आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं गेंदे के फूलों की, वो वाली माला नहीं होती, ठीक है। वो दूसरे की कुछ अलग तरीके की माला होती है, जो कि स्टिफ होती है, कड़क होती है, ठीक है, जिसको कॉफिन या ग्रेव के ऊपर रखा जाता है। गार्लैंड, गार्लैंड बेसिकली जो हम भगवान को चढ़ाते हैं फूलों वाली माला या जो पतली धागे वाली माला होती है वो होती है गार्लैंड, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, वो किसी भी शेप में आप उसको डाल सकते हैं। रेत, रेत बेसिकली ये वाली माला होती है जो स्ट्रॉन्ग करके सर्कुलर बनी होती है ना, जो कि कॉफिन के ऊपर डाला जाता है। बंच, गुच्छा, बुके, बुके जो फूलों को आपने एक अच्छे से डिजाइन में डाला होता है, फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसको बुके बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रेत इज करेक्ट। द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब दून वैली, दून जो देहरादून वाली जगह है उसकी जो वैली है, घाटी है, अब ये सिंगुलर है दून वैली, ये हमारा सब्जेक्ट है, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। विद ऑल इट्स लाइट्स, अपनी सारी जगमगाती रोशनियों के साथ में, ये अलग पार्ट है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब क्या आएगा, लुक। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा ना, तो क्या आएगा, लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। लुक ब्यूटिफुल की जगह क्या आएगा, लुक्स ब्यूटिफुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ। अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्या अरेंज कर रहे हैं, द चेयर्स। द चेयर्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कर क्या रहे हैं, वर बीइंग अरेंज्ड, ये क्या है, हमारा वर्ब है। इन द एग्जामिनेशन हॉल किसके द्वारा, बाय, बाय किसके द्वारा की जा रही है, द स्टाफ, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द स्टाफ अब क्या कर रहा होगा, वॉज अरेंजिंग, क्योंकि वर है ना, तो वर के साथ में क्या आएगा, वर बीइंग अरेंज्ड, कंटिन्यूस फॉर्म में है तो वॉज अरेंजिंग द चेयर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। द चेयर्स वर अरेंजिंग द स्टाफ, तो कुर्सियां स्टाफ को अरेंज नहीं करी थी, स्टाफ कुर्सियों को अरेंज करा था। द स्टाफ वॉज अरेंजिंग द चेयर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोबर, सोबर मतलब बहुत ही गंभीर, जिसके अंदर कोई भी ड्रग्स का कोई नामो निशान ना हो, होता है सोबर। नर्वस, नर्वस मतलब डरा हुआ। एजिटेटेड मतलब परेशान, गुस्से में। सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर। काम मतलब शांत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एजिटेटेड इज करेक्ट। अब हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे देखना है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल की स्पेलिंग करेक्ट है। नॉसेंस, ये भी करेक्ट है। नोटिसेबल, नोटिसेबल मतलब जिसको ध्यान दिया जा सके, तो उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। NOTICEABLE, नोटिसेबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। नेबरिंग, नेबरिंग की स्पेलिंग भी करेक्ट है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज से बाहर रखना, किसी चीज से मुक्त कर देना। हिंडर, रुकावट। एक्सक्लूड, बाहर रखना। रिड्यूस, कम करना। प्रिवेंट, बचाव करना। तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है बाहर रखना और एक्सक्लूड का मतलब भी बाहर रखना, तो सिनोनिम क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। ऑन टेंथर हुक्स, टेंथर हुक्स क्या होता है, एक तरीके की खूंटी होती है,
इस तरीके की, इस शेप की, जिसके अंदर कपड़े को सूखने के लिए डाला जा सकता है, या फिर जैसे कैनवस होता है ना फोटो जिसके ऊपर ड्राइंग करते हैं पेंटर्स, तो वो कपड़े को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, मतलब थोड़ा खिंचाव देने के लिए उस कैनवस के ऊपर डाला जाता है, ठीक है, तो वो खूंटी होती है। सो उसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी परेशानी में है, बड़ी दुविधा में है। चलिए देखते हैं। अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब नाखुश, तो नाखुश यहाँ पे इनकरेक्ट है। एंग्री, गुस्से में। एंशियस, दुविधा में, परेशानी में। हैप्पी, बहुत खुश, तो ऑप्शन सी एंशियस इज करेक्ट। लेंड एन एयर, लेंड एन एयर का मतलब अटेंशन देना, ध्यान देना। प्लीज लेंड मी एन एयर मतलब कि कृपया मेरी तरफ ध्यान दें, तो ऑप्शन ए टू पे अटेंशन टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रिडल, ब्रिडल बेसिकली जो घोड़े की लगाम होती है ना, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ब्रिस्क, ब्रिस्क वॉक हम करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी तेज गति से वॉक करते हैं। ब्रिसल, ब्रिसल होता है जो दांत, टूथब्रश होता है उसके जो दानेदार तंद होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रिसल। हम बोलते हैं ना ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो गए, तो ब्रिसल के स्पेलिंग होते हैं BRISTLE, ब्रिसल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रिसल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग द रेन, ये रेन है, रीजन नहीं है। रेन ऑफ औरंगजेब यानी कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान में, द लास्ट ऑफ द मुगल्स, जो कि मुगलों का लास्ट रूलर था, देयर डैश रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर, बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे, तो देयर वर, रिवोल्ट्स है ना, तो वर पॉसिबल यूज होगा कि बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे। अब पास्ट की घटना है तो पास्ट टेंस आएगा, और बहुत सारे हो रहे थे तो वर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर। डैश वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, तो ये मराठास के रिवोल्ट्स, सिक्स के रिवोल्ट्स, जाट्स के रिवोल्ट्स थे। एंड डैश अदर्स, और फ्यू अदर्स हो सकता है, मेनी अदर्स हो सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, द मुगल एम्पायर बिगैन टू डैश फेयरली फास्ट, तो वो गिरने लगा बहुत तेजी से, तीव्र गति से वो गिरावट में आ गया, निचले स्तर पर आ गया। द कंट्री सून डैश इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, और देश जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टेरिटरीज में विभाजित हो गया। मैनी ऑफ विच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट, जिनमें से ज्यादातर अपने आप में इंडिपेंडेंट बन गए थे। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, द लास्ट ऑफ द मुगल्स, देयर डैश हैव बीन, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, देयर वॉज नहीं आएगा, आर प्लूरल है बट पास नहीं है, पास प्लूरल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देयर वर रिवोल्ट्स। डैश वर द रिवोल्ट्स, अब क्या थे, दीज वर द रिवोल्ट्स, कि ये उन्हीं रिवोल्ट्स की बात है। कौन से रिवोल्ट्स थे, किन किन के रिवोल्ट्स थे, मराठास के रिवोल्ट्स थे, सिक्स के रिवोल्ट्स थे, जाट्स के रिवोल्ट्स थे, और दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ मराठास, जाट्स, सिक्स एंड मोर अदर्स, मेनी अदर्स, ईच अदर, एवरी अदर। तो यहाँ पे बहुत सारे अदर्स होंगे कि बहुत और लोगों के, बहुत और समुदायों के रिवोल्ट्स थे, तो मेनी अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द मुगल एम्पायर बिगैन टू डैश, अब क्या हुआ, डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में चले जाना, ठीक है, किसी जगह से प्रस्थान कर देना। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान कर देना। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी फ्लो को रोकना, रुकावट लाना, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चल रही है पर उसमें कुछ डिसरप्शन ला दिए, कुछ एमएलएस छोड़ के चले गए, तो डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब धीरे धीरे टूट जाना, बिखर जाना, तो यहाँ पे वो बहुत तेजी गति से डिसइंटीग्रेट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कंट्री सून डैश इनटू, ब्रोकन इनटू, ब्रोक ऑफ इनटू, ब्रोक आउट इनटू या ब्रोक अप इनटू, तो यहाँ पे यूज होगा ब्रोक अप, यानी कि विभाजित होना, टूट जाना। सो ब्रोक अप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, मेनी ऑफ विच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कोई भी फर्दर डिटेल या इंक्वायरी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।